बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे मोटिवेशन थीरीज़ में टेलर की थीरी, एफ डब्ल्यू टेलर। अच्छा, जो एफ डब्ल्यू टेलर था वो बेसिकली उसका मेन मोटिवेशन का जो फैक्टर वो मनी को कंसिडर करता है कि मनी इज़ अ मेन मोटिवेटर। आप पैसे देते रहो और वर्कर्स की मोटिवेशन बढ़ती जाएगी। तो Frederick Taylor started his work life as a laborer in factory in America in the 1880s में उसने अमेरिका में एज ए लेबरर काम किया। He rose to become chief engineer बन गया। During this time he conducted experiment at the steel company में उसने एक्सपेरिमेंट किए where he worked। एक्सपेरिमेंट कहाँ किए, किस पे किए? into how labor productivity could be increased, कि लेबर की प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ की जा सकती है। इसी का नाम मोटिवेशन। प्रोडक्टिविटी मतलब लेबर कितना वो आउटपुट जनरेट करेगा। तो टेलर बेस हिज आइडियाज़ ऑन द अजम्पशन दैट ऑल इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड बाय पर्सनल गेन, कि तमाम इंडिविजुअल को पर्सनल गेन को होगा तो फिर वो मोटिवेट होंगे। देयरफॉर इफ़ दे आर पेड मोर, अगर उन्हें ज़्यादा पे करेंगे तो दे विल वर्क मोर इफेक्टिवली, तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेंगे। तो ही वॉज लुकिंग एट वर्कर हु वर्क इन फैक्ट्रीज़, वो फैक्ट्रीज़ में जो लोग काम कर रहे थे उनको देख रहा था। ही ब्रोक डाउन देयर जॉब्स इनटू सिंपल प्रोसेस में उन्होंने यानी डिवीजन ऑफ लेबर कर दी, एंड देन कैलकुलेटेड हाउ मच आउटपुट दे शुड बी एबल टू डू इन अ डे, कि वो कितना काम करते हैं। इफ़ दे प्रोड्यूस दिस टारगेट आउटपुट दे वुड बी पेड मोर मनी, तो उनको अगर वो टारगेट एक सेट कर लेते थे कि भाई अगर एक वर्कर इस टारगेट को अचीव कर लेता है तो वो उससे ओवर एंड अबव जितना भी वो बनाएगा उसको ज़्यादा पे किया जाएगा। तो टेलर सॉ एम्प्लॉयज़ रादर लाइक मशीन, वो मशीन की तरह उन्हें देखता था। When they were working hard, their productivity could be high and therefore the labor cost would be low। सारी बात है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो लेबर कॉस्ट यानी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। अब टेलर्स ने बेसिकली पीस रेट को इंट्रोड्यूस किया था। पीस रेट का मतलब है जो जितने ज़्यादा पीस बनाएगा उसे उतना ज़्यादा पे किया जाएगा। तो वर्कर क्या हो जाते थे, मोटिवेटेड हो जाते थे। तो टेलर्स आइडियाज रिजल्ट इन अ बिग प्रोडक्टिविटी गेन, उससे उनको प्रोडक्टिविटी गेन हुआ एट द कंपनी वे ही वर्क एंड मैनी अदर बिजनेस अडॉप्ट हिज आइडिया, बहुत सारे बिजनेस ने इसके आइडिया को अडॉप्ट किया। बट दे आर सेवरल क्रिटिसिज्म ऑफ टेलर्स आइडिया, और क्रिटिसिज्म भी है। हिज आइडिया वर टू सिंपलिस्टिक, उसका आइडिया बहुत सिंपल था। एम्प्लॉई आर मोटिवेटेड बाई मैनी थिंग्स नॉट जस्ट बाई मनी। तो क्रिटिसिज्म इसका क्या है कि एम्प्लॉई मोटिवेटेड बहुत सारी अदर चीज़ों पे भी होते हैं। जिस तरह पीछे उन्होंने क्रिटिसिज्म किया कि भाई मॉडलो ये कहता है कि ये नीड पूरी होगी तो ये होगी, ये होगी तो ये होगी। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं लोग जो यहाँ ये नीड ना भी पूरी हो तो वो यहाँ काम कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनकी ये नीड के साथ साथ बाकी 2-3 और नीड भी पूरी हो जाती हैं, यानी उनको इतनी अच्छी पे मिलती है कि वो एट अ टाइम 2-3 नीड पूरी हो जाती हैं। तो इसलिए मॉडलों की थ्योरी हर जगह अप्लाई नहीं होती। इसी तरह इस पर भी क्रिटिसिज्म था कि ये बड़ा सिंपलिस्टिक आइडिया दिया इसने, और बहुत सारे लोग बहुत सारी अदर चीज़ों से भी मोटिवेट होते हैं। तो यू कैन पे एन एम्प्लॉय मोर मनी बट इफ़ दे आर अनफुलफिल्ड by their by their work in some way there will be no increase in their effectiveness at work and will be no productivity gain। यानी अगर कहते यू कैन पे एन एम्प्लॉय मोर मनी, लेकिन अगर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और वो इस होप के साथ कि भाई कल को हमें और पे मिलेगी तो वो काम नहीं सही करते, तो उससे उनकी इफेक्टिवनेस लूज़ होगी। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अराइज इफ़ यू कैन नॉट ईजिली मेजर एन एम्प्लॉयज़ आउटपुट। देखिए, जब टीम वर्क होता है ना, आपसे कंस्ट्रक्शन का काम ही कर लें तो कंस्ट्रक्शन में हम किस तरह से किसी की आउटपुट मेजर करेंगे। एक लेबर है, वो उसे ब्रिक्स लगा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ब्रिक पर ब्रिक इसको ये पे किया जाएगा, जो कि ऐसे नहीं होता। तो अगर पूरा घर ही कंप्लीट होगा तो आप ये कहेंगे कि भाई पूरा कंप्लीट होगा तो उसके हिसाब से पे किया जाएगा, या एक वॉल है तो वॉल के हिसाब से पे किया जाएगा। तो ये इस तरह मुश्किल है। छोटे यूनिट्स जो होते हैं, जिस तरह आप शूज़ बनाने की फैक्ट्री है तो शूज़ जितने शूज़ जो प्रोड्यूस करेगा उसके हिसाब से उसे पे किया जाएगा, वहाँ पे ये बात अप्लाई होती है। लेकिन जहाँ पे एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस मेजर करना मुश्किल काम है, वहाँ पे हम जो है वो ये पीस रेट नहीं लगा सकते कि भाई पीस रेट के हिसाब से पे किया जाए। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो हर्ज़बर्ग, अब नेक्स्ट थ्योरी है हर्ज़बर्ग की। हर्ज़बर्ग की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये है, उसने कहा कि जिस तरह टेलर ने कहा जी मनी इज़ द मेन मोटिवेटर, तो इसने कहा मनी सिर्फ मोटिवेटर नहीं है। आपने किसी भी पर्सन को अगर काम पे रखना है तो उसके लिए हाइजीन फैक्टर है।
वो आपको देखने पड़ेंगे। हाइजीन फैक्टर क्या है? द फैक्टर विच आर इसेंशियल फॉर रिटेनिंग स्टाफ, फॉर हायरिंग स्टाफ, फॉर रिटेनिंग स्टाफ, यानी आपके पास स्टाफ काम करता रहेगा उस वक्त तक जब तक आप उन्हें ये चीज़ें देंगे। स्टेटस देंगे, सबसे पहले तो सैलरी देंगे, फिर सैलरी के बाद स्टेटस देंगे, सिक्योरिटी देंगे यानी जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होंगी, कंपनी पॉलिसीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होगी, रिलेशनशिप विद सुपरवाइज़र अच्छा होगा एंड रिलेशनशिप विद सबॉर्डिनेट्स अच्छा होगा। यानी आप अपने सबॉर्डिनेट के साथ अच्छे से काम करेंगे, वो आपके साथ काम करते रहेंगे, लेकिन वो मोटिवेट नहीं होंगे, लेकिन डीमोटिवेट भी नहीं होंगे। यानी ये फैक्टर उन्हें मोटिवेशन नहीं देते, लेकिन प्रिवेंट करते हैं डिससेटिस्फैक्शन को। यानी अगर उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन अराइज हो रही है, वो डिससेटिस्फाई हो रहे हैं, तो प्रिवेंट होगी, डिससेटिस्फैक्शन उनके अंदर से ख़त्म होगी, लेकिन वो मोटिवेट नहीं होंगे। तो मोटिवेट करने के लिए हर वक्त कहता है कि आपको उन्हें क्या देना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ताकि उन्हें सेंस ऑफ अचीवमेंट आए, ठीक है, वो खुश हों। फिर रिकग्निशन, उनको काम को रिकग्नाइज़ करें, जैसे एम्प्लॉई ऑफ द मंथ बनाएं, रिवॉर्ड दें, पर्सनल ग्रोथ, उनकी ट्रेनिंग करें ताकि उनको ग्रोथ डेवलपमेंट, उनकी एजुकेशन दें। उसके बाद है एडवांसमेंट प्रमोशन, यानी उनको प्रमोट करें, उनके स्टेटस को हाई करें। ऐसे नहीं एक बंदा क्लर्क भर्ती हुआ तो वो क्लर्क ही रहे सारी ज़िंदगी, उसकी डेवलपमेंट करें एजुकेशन में। वर्क इटसेल्फ, यानी काम की नेचर ऐसी होनी चाहिए कि वो इन्जॉय करें, काम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे वो उनकी इन्जॉयमेंट लूज़ हो, ठीक है। तो ये वो मेन मोटिवेटर्स हैं जिनसे वो आपके साथ रहेंगे तो सही, लेकिन वो एक्सीलेंट काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बस चीज़ें याद करनी है आपने। उसके बाद है मेथड ऑफ मोटिवेशन, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। अब फाइनेंशियल रिवॉर्ड में, फाइनेंशियल रिवॉर्ड जो पैसे से रिलेटेड है, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी होते हैं। वेजेस सबसे पहला है, यानी वेजेस नॉर्मली वर्कर्स को पे की जाती है एवरी वीक, सम टाइम इन कैश और सम टाइम डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। द वर्कर गेट पेड ऑन रेगुलर बेसिस पे उन्हें पे किया जाता है वीकली। तो इसके लिए फिर आपको एम्प्लॉई, इफ़ द एम्प्लॉई वर्क लॉन्गर देन देयर नॉर्मल वर्क, ये उसके बेनिफिट्स हैं कि वेजेस टेंड टू बी पेड टू मैनुअल वर्कर्स सच एज दोज हु वर्क इन वेयर हाउस और फैक्ट्री। तो ये तो सिचुएशन बता रहे हैं कि कब वर्कर्स को वेजेस पे की जाती। इफ़ द एम्प्लॉई वर्क लॉन्गर दैन देयर नॉर्मल आर, अगर वो लॉन्गर दैन नॉर्मल आर काम करते हैं उन्हें ओवर टाइम भी पे किया जाता है। दिस इज़ देयर रेगुलर अमाउंट पर आवर प्लस एन एक्स्ट्रा अमाउंट। तो जो रेगुलर अमाउंट होती है, इसे रेगुलर अमाउंट $10 पर आवर है। अगर वो ओवर टाइम लगाएंगे तो ओवर टाइम के बाद उनकी पे $10 के हिसाब से नहीं लगेगी, वो उनकी पे $15 के हिसाब से लगेगी। यानी एक जो नॉर्मल मिल रहा है 10 और दूसरा एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगी, क्योंकि वो टायर्ड होने के बाद काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द इंसेंटिव टू वर्क एडिशनल आवर, ये उनको एडिशनल आवर काम करने का इंसेंटिव दिया जा रहा है, फ़ायदा दिया जा रहा है व्हेन रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस। However, there are some drawback भी हैं। As the wages are paid weekly, they have to be calculated every week। हर वीक कैलकुलेट करना पड़ेगा, वी टेक टाइम एंड मनी, और उसके लिए बंदा भी हायर करना पड़ेगा। वेज क्लर्क आर ऑफन एम्प्लॉयड टू परफॉर्म इस टास्क, तो उसकी सैलरी भी एक्स्ट्रा कॉस्ट है। अच्छा, टाइम रेट क्या है? टाइम रेट का मतलब है आप से 9 to 5 जॉब करें तो 8 घंटे के हिसाब से या 10 पर आवर के हिसाब से आपको पे किया जा रहा है, ठीक है, पर आवर के हिसाब से। एंड दे वर्क फॉर 40 आवर्स पूरे वीक में, यानी 8 घंटे काम करते हैं दिन में, तो 5 डेज़ में वो 40 आवर्स काम करते हैं, तो $400 आपको एक वीक के मिलेंगे। टाइम रेट का मतलब है टाइम के हिसाब से, जितना टाइम आप लगाएंगे उस हिसाब से पेमेंट मिलेगी। दिस मेक इट ईजी टू कैलकुलेट द वर्कर वेजेस, ये आसानी से कैलकुलेट हो जाती है। एंड द वर्कर नोज एग्जैक्टली हाउ मच दे विल पेड, उसे पता होता है कि कितने घंटे काम करके मैं कितना कमा सकता हूँ। पॉसिबल लिमिटेशन ये है, द आवर वर्क आर ऑफन रिकॉर्डेड ऑन अ टाइम शीट बनाई जाती हैं, उसके इन और आउट होने का रिकॉर्ड किया जाता है, अकाउंट डिपार्टमेंट उसको कैलकुलेट करता है। दिस सिस्टम टेक टाइम टेक करे। गुड एंड बैड वर्कर गेट पेड द सेम अमाउंट। अब 8 घंटे एक वर्कर ने काम किया, दूसरे भी 8 घंटे काम किया। अब एक बंदे ने 8 घंटे में काम करके बहुत एक्स्ट्रा परफॉर्म किया और दूसरे ने नहीं परफॉर्म किया, तो दोनों को सेम पेमेंट मिलेगी। इससे जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसका मोरल डाउन हो जाएगा। ऑफन सुपरवाइजर आर नीडेड टू मेक श्योर द वर्कर कीप वर्किंग। सुपरवाइजर आर नीडेड टू मेक श्योर द वर्कर कीप वर्किंग एंड द प्रोड्यूसिंग अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। इसके लिए फिर आपको सुपरवाइज़र हायर करना पड़ेगा। आप जब घंटों के हिसाब से बंदे हायर कर रहे हैं तो वो उन घंटों में काम भी सही कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए फिर सुपरवाइज़र हायर करना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट पड़ेगी। क्लॉकिंग इन सिस्टम इज़ नीडेड टू डिटर्मिन द नंबर ऑफ आवर वर्क बाय द एम्प्लॉय। क्लॉकिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें आपके इन आउट होने के टाइमिंग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा।
पीस रेट है जो टेलर ने बताया था कि पीस रेट इज़ वेयर द वर्कर आर पेड डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट मेड, द मोर दे मेक द मोर दे गेट पेड। अब यहाँ पे गुड और बैड वर्कर को सेम ही पे किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आएगी। द मोर अ बेसिक रेट इज़ यूजुअली पेड, अब बेसिक रेट तो उनको पे होना ही होना है, ठीक है, विद एडिशनल मनी पेड अकॉर्डिंग टू हाउ मैनी प्रोडक्ट हैव बीन प्रोड्यूस, कि वो कितनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। पीस रेट कैन बी अप्लाई टू बोनस सिस्टम के साथ भी अप्लाई किया जा सकता है, वेर एम्प्लॉई हु प्रोड्यूस मोर देन अ सेट टारगेट ऑफ आउटपुट। अब एक टारगेट सेट कर दिया जाता है, उस टारगेट पे तो से सेल्समैन के लिए ये किया जाता है, वो सेल करने जाता है, उसको कहा जाता है कि यार 15,000 रुपया से आपको सैलरी मिलेगी, तो वो आप सेल करें ना करें ये आपकी बेसिक पे है। लेकिन अगर आप ये टारगेट को अचीव करते हैं और इस टारगेट से ऊपर जितना पे करेंगे उस सेल करेंगे उसके हिसाब से आपको कमीशन पे की जाएगी पर यूनिट के हिसाब से, वो पीस रेट है, ठीक है। तो सेट टारगेट ऑफ आउटपुट कैन बी रिवॉर्डेड। पीस रेट कैन ओनली बी यूज वेयर इट इज़ पॉसिबल टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल और अ टीम, जहाँ पे इंडिविजुअल और टीम की परफॉर्मेंस को मेजर किया। द एडवांटेज विद दिस, जहाँ पे इंडिविजुअल या टीम की परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है और जहाँ मेजर नहीं किया जा सकता वहाँ आप नहीं कर सकते, ठीक है। द एडवांटेज विद दिस सिस्टम इज़ दैट इट इनकरेज वर्कर टू वर्क फास्टर एंड प्रोड्यूस मोर गुड। तो वो क्या करेगा, फास्ट काम करेगा, लेकिन फास्ट काम करने का नुकसान ये है कि वो आपकी जो क्वालिटी है उसको कंप्रोमाइज़ कर देगा, क्योंकि उसको लालच है ज़्यादा कमाने की, तो वो क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ कर देगा। अब क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ करेगा तो क्वालिटी को चेक करने के लिए आपको फिर एक क्वालिटी सुपरवाइज़र रखना पड़ेगा, जो कि यहाँ आपको स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, उन्हें बता देना कि भाई ये चीज़ हमें चाहिए, ये पास होगी तो फिर आपको इसके पैसे मिलेंगे, अदरवाइज़ ये नहीं मिलेंगे। तो वर्कर में कॉन्सेंट्रेट ऑन मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है कि वो लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाए एंड इग्नोर क्वालिटी, और क्वालिटी को इग्नोर कर देगा। प्रोड्यूसिंग गुड्स दैट मे नॉट सेल वेरी वेल बिकॉज दे आर ऑफ अ पोअर क्वालिटी, क्योंकि वो पोअर क्वालिटी के हैं। दिस यूजली रिक्वायर अ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम फिर बनाना पड़ेगा। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम पे पूरा चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे। 3 मेथड हैं क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के, वो बहुत ही आसान है, 3 पेजेस का चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे। एंड दिस इज़ इनएक्सपेंसिव है, दिस इज़ एक्सपेंसिव। इफ़ पोअर क्वालिटी गुड्स आर प्रोड्यूस दिस कुड डैमेज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। तो पीस रेट का ये नुकसान है। वर्कर हु आर केयरफुल इन देयर वर्क, वर्कर जो केयरफुल काम करें, विल नॉट अर्न एज मच दे हु रश। अब देखो जो बंदा केयरफुली डिवोशन के साथ काम कर रहा है तो वो तो पीस कम प्रोड्यूस करेगा, और जो तेज़ी तेज़ी से कर रहा है वो ज़्यादा कर लेगा, चाहे वो क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। तो जो बेचारा केयरफुल कर रहा है वो तो डीमोटिवेटेड हो जाएगा। तो फ्रिक्शन बिटवीन एम्प्लॉई में बी कॉज एज सम विल अर्न मोर देन द अदर। तो फ्रिक्शन आ जाएगी कि फ्रिक्शन मतलब वो डिस्प्यूट आ जाएगा कि कुछ को ज़्यादा मिल रहा है कुछ को कम। तो इफ़ द मशीनरी ब्रेक डाउन, अगर मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई तो द एम्प्लॉय विल अर्न लेस मनी, तो उनको तो प्रोडक्शन पे मिलने हैं पैसे, तो वो प्रोडक्शन स्टॉप हो गई तो उन्हें बिकॉज ऑफ दिस वर्कर आर ऑफन पेड अ ग्रांटेड मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी। तो इसके लिए उनको ग्रांटेड मिनिमम अमाउंट मिलेगी। सैलरीज आर पेड मंथली, ये नॉर्मली ऑफिस स्टाफ को मिलती हैं और मैनेजमेंट टू बी पेड सैलरीज। अब ये इसका फ़ायदा ये है कि सैलरीज कैलकुलेटेड एज एन अमाउंट ऑफ मनी पर ईयर, वो पूरे साल की कैलकुलेट कर दी जाती है एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 12 मंथली अमाउंट में डिवाइड कर दी जाती है। दिस मीन्स इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट सैलरी कॉस्ट फॉर द बिजनेस। द एम्प्लॉयर हैज़ द मनी इन देयर बैंक अकाउंट, एम्प्लॉयर के बैंक में अब जो पैसा रहेगा वो लॉन्गर देन रहेगा इफ़ दे वर पेइंग देयर वर्कर वेजेस। अब बैंक में जो वेजेस आप पे करते हो तो हर वीक आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, लेकिन जब आप सैलरी पे कर रहे हो तो आपके महीने के बाद पैसे निकल रहे हैं, तो वो महीने का इंटरेस्ट तो उसको एम्प्लॉय को मिल जाएगा ना, एम्प्लॉयर को उसके अकाउंट में पैसे ज़्यादा देर रुकेंगे। तो द पेमेंट हैज़ टू कैलकुलेट ओनली वंस अ मंथ, तो इंस्टेड ऑफ लीस्ट 4 टाइम्स अ मंथ एज विद वेजेस। तो अब आपको एक्स्ट्रा बंदा रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये फ़ायदा है। और लिमिटेशन क्या, वर्कर में प्रेफर टू बी पेड वीकली, हो सकता है उस बेचारे के खर्चे पूरे ना हो रहे हो, तो वो फिर क्या करेगा, वो फिर कहेगा कि भाई मुझे वीकली पे करो। नो पेमेंट फॉर एक्स्ट्रा टाइम वर्क, एक्स्ट्रा टाइम अब 9 to 5 जॉब है, आपको 6 बजे 7 बजे तक भी बैठाते हैं तो आपको उसका एक्स्ट्रा पे नहीं किया जाता, वेजेस में आपको एक्स्ट्रा पे किया जाता है ओवर टाइम का। वर्कर में बी रिलक्टेंट टू वर्क लॉन्गर, तो वर्कर इसलिए ज़्यादा देर तक काम भी नहीं करते, लेट सिटिंग नहीं करते। बोनस, अब बोनस क्या है, बोनस इज़ एन एडिशनल अमाउंट ऑफ पेमेंट अबव बेसिक पे एज अ रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क। गुड वर्क के लिए आपको पे किया जाता है। बोनस नॉर्मली हमारे मुल्क में
ईद उल अज़हा और छोटी ईद पे छोटी ईद पे पे किया जाता है ताकि जो वर्कर्स हैं वो मोटिवेटेड हों। तो ये नॉर्मली परफॉर्मेंस रिलेटेड नहीं होता, ये वैसे हर किसी को पे किया जाता है, लेकिन कई जगहों पे ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड भी होता है। जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसे बोनस मिलता है, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है? बोनस कैन बिकम एक्सपेक्टेड एवरी ईयर। अब जिसको एक दफ़ा बोनस मिलेगा वो हर साल एक्सपेक्ट करेगा। तो इफ़ दे आर नॉट पेड, अगर उसे पे नहीं करेंगे आप, तो परहैप बिकॉज द बिजनेस हैज़ हैड पुअर ईयर, तो देन एम्प्लॉई appointment can be difficult to manage. If only one or small number of workers are paid a bonus, अगर स्मॉल नंबर ऑफ वर्कर्स को सिर्फ बोनस पे किया, सबको नहीं पे किया, तो देन बैड फीलिंग्स कैन बी कॉज एज अदर वर्कर रिसेंट मतलब उनको अंदर से गुस्सा आएगा दिस एंड क्वेश्चन वाई दे डिड नॉट रिसीव, और वो क्वेश्चन करेंगे हमें क्यों नहीं मिला। कमीशन नॉर्मली सेल्स के ऊपर होती है। कमीशन इज़ अ पेमेंट रिलेटिंग टू द नंबर ऑफ सेल्स मेड, कि आपने सेल्स कितनी की है उसके हिसाब से आपको परसेंटेज पे करके कमीशन पे की जाती है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? इफ़ द सेल्स स्टाफ आर वेरी परसुएसिव एंड एनकरेज पीपल टू बाय गुड्स, और लोगों को इनकरेज कर रहा है, डोंट रियली वांट, देन द बिजनेस, अब देखें, then the business may see its sales increase only in the term and then fall again as it get a bad reputation। अब देखें, चीज़ जिसको आप बेच रहे हो ना, आपको ये ख्याल करना चाहिए कि उसको उस चीज़ की वाकई ज़रूरत भी है कि नहीं। अगर आपने किसी ऐसे शख्स को चीज़ बेच दी जो चाहता ही नहीं है कि वो चीज़ मेरे पास हो, तो वो तो उससे सही तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, और जब फ़ायदा नहीं उठाएगा तो वो आपकी कंपनी की कदर भी नहीं करेगा, तो आपकी रेपुटेशन ख़राब होगी। तो आपको चीज़ उन लोगों को बेचनी है। अब सेल्स स्टाफ क्या करता है? वो चीज़, उसका सिर्फ फोकस होता है उसने चीज़ बेचनी है, वो ये नहीं देखता कि वो अगले को चाहिए भी कि नहीं चाहिए। तो अगर उसे चाहिए और उसकी नीड है और आप उसे चीज़ बेचते हैं, तो उससे आपकी बैड रेपुटेशन नहीं होगी बल्कि गुड रेपुटेशन बनेगी मार्केट में। इट कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल फॉर द सेल्स स्टाफ। अब सेल्स स्टाफ को बड़ा स्ट्रेस भी होता है इसका, कि उन्हें टारगेट मिले होते हैं, ये नहीं पूरे करेंगे तो पे नहीं किया जाएगा। इफ़ दे हैव बैड मंथ दे पे विल फॉल। दे माइट बी टू मच कंपटीशन भी होगा बिटवीन सेल्स स्टाफ टू गेट द नेक्स्ट कस्टमर हु एंटर द शॉप, जो शॉप में नेक्स्ट एंटर हो। ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग इज़ द सिस्टम वेयर बाय प्रोपोर्शन ऑफ द कंपनी प्रॉफिट इज़ पेड आउट टू एम्प्लॉई, यानी आप अपने एम्प्लॉयज़ को ही हिस्सेदार बना लेते हैं अपने प्रॉफिट में, यानी अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको भी वही हिस्सा मिलेगा। तो वो इस उम्मीद से फिर ज़्यादा एफर्ट करते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, और उन्हें पता होता है कि हमें प्रॉफिट में शेयर मिलने वाला है, तो वो फिर उनकी मोटिवेशन बढ़ जाती है। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि वे बिजनेस मेक वेरी लो प्रॉफिट और इवन अ लॉस, देन नो प्रॉफिट शेयर विल बी पॉसिबल। लॉस कर रहे हैं तो प्रॉफिट कहाँ से शेयर होगा? लीडिंग टू एम्प्लॉय डिसअपॉइंट, तो एम्प्लॉय डिसअपॉइंट हो जाएगा। द प्रॉफिट शेयर इज़ यूजली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एन एडिशनल परसेंटेज ऑफ द वर्कर एग्जिस्टिंग वेज और सैलरी। तो द प्रॉफिट शेयर इज़ यूजली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एन एडिशनल परसेंटेज। जो प्रॉफिट शेयर है वो एडिशनल परसेंटेज ऑफ वर्कर्स एग्जिस्टिंग वेज, यानी उसे जो सैलरी मिल रही है उसके अलावा है ये। सो हायर पेड वर्कर विल रिसीव अ हायर प्रॉफिट शेयर, यानी जिसकी जितनी पे होगी उसे उस हिसाब से प्रॉफिट शेयर होगा। तो जिसकी सैलरी ज़्यादा है उसको प्रॉफिट शेयर ज़्यादा मिल जाएगा, जिसकी कम है उसको कम। तो दिस कुड कॉज बैड फीलिंग अमंग लोअर पेड वर्कर, तो लोअर पेड वर्कर्स को फिर बैड फीलिंग्स आएंगी। कंसीडर दैट दे हैव वर्क जस्ट एज हार्ड, हु कंसीडर, जिन्होंने ये कंसीडर किया कि उन्होंने तो बड़ी मेहनत की थी लेकिन उनकी पे कम होने की वजह से उन्हें प्रॉफिट में शेयर कम मिला है, तो इसलिए वो जो है ना बैड फीलिंग्स आएंगी। अब कुछ हैं फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं? जो सैलरी के अलावा आपको मिलते हैं, सैलरी के इन एडिशन टू दीज फाइनेंशियल रिवॉर्ड। इन फाइनेंशियल रिवॉर्ड के अलावा बिजनेस में गिव अदर एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी मिलते हैं। वो क्या होते हैं? दीज यूजली वेरी अकॉर्डिंग टू द सीनियोरिटी ऑफ जॉब, ये जॉब की सीनियोरिटी के साथ साथ वेरी करते हैं। फैक्ट्री वर्कर में गेट डिस्काउंट ऑन द बिजनेस प्रोडक्ट। नॉर्मली से कपड़ों की फैक्ट्री है तो जो काम करने वाले हैं उनको कपड़े जो है सस्ते मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू वो जो मार्केट में बेचते हैं। तो इस तरह के बेनिफिट हैं, जिसमें कंपनी की कार मिल जाती है, डिस्काउंट ऑन द बिजनेस प्रोडक्ट, हेल्थ केयर पेड फॉर, यानी आप बीमार पड़ेंगे तो उनके एक्सपेंस, चिल्ड्रंस एजुकेशन फ़ी, अकोमोडेशन, आपको रेंट फ्री मिलता है। शेयर ऑप्शंस, आपको ऑप्शन मिलती है कि कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। जनरस एक्सपेंस अकाउंट फॉर फूड एंड क्लॉथिंग के लिए आपको मिलता है। पेंशन पेड फॉर द बिजनेस, आप रिटायर हो जाएं तो आपको बाद में पेंशन मिलेगी। फ्री ट्रिप्स अबॉर्ड हॉलीडेज आपको मिलते हैं, फ्री ट्रिप्स मिलते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपकी बेनिफिट्स वगैरह में आ जाती हैं, ठीक है। अब ये थे फाइनेंशियल मोटिवेटर, यानी वो चीज़ें जिससे कंपनी को पे करना पड़ेगा, ये उस फॉर्म के मोटिवेटर्स हैं। कुछ आगे हम पढ़ेंगे नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर, वो कल पढ़ेंगे। इधर तक आप रखें और इसको याद करें अच्छे से। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।